हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल अफेयर्स पर। तो पहले तो मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप के सपोर्ट की वजह से आज हमारे 400 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और अगर आपका ऐसे ही हमारे साथ बना रहा तो हमारे जो 1000 सब्सक्राइबर हैं वो भी जल्द पूरे हो जाएंगे। तो आज इसी अवसर पर, जो 400 सब्सक्राइबर पूरे होने के अवसर पर, मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। तो वो है फंडामेंटल राइट्स की जो मौलिक अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं और इनकी हमें ज़रूरत क्यों है और कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इसके बाद कितने फंडामेंटल राइट्स हैं और उनको डीपली थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फंडामेंटल राइट्स को हम हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। तो जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, मौलिक की जो मूलभूत हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो राइट्स होते हैं जो कि हमें बाय बर्थ मिल जाते हैं, यानी जब से हम जन्म लेते हैं हम उन अधिकारों को पा लेते हैं, वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जिनके बिना इंसान जो है वो नहीं जी सकता है, यानी कि वो जीवन जीने के लिए, एक सही तरीके से जीवन जीने के लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमें स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं, यानी कि राज्य के अगेंस्ट, राज्य के विरुद्ध हमें अवेलेबल होते हैं। कुछ जो होते हैं कि हमें राज्य के अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हमें सिटीजन्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल होते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अधिकार होते हैं जो कि हमें एक जीवन व्यापन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो 6 हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ढांचा है हमारे संविधान का और डेमोक्रेसी का भी जो ढांचा होते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स यानी 6 मौलिक अधिकार है। सबसे पहला जो अधिकार हमारे पास है वो है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। इसके अंदर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आते हैं। इसमें हमें समानता का अधिकार दिया हुआ है। तो आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है राइट टू, उसमें 2 चीज़ें दी गई हैं कि राइट टू इक्वालिटी यानी कि विधि के समक्ष समानता, जो कि हमें इंग्लैंड से लिया गया है। सेकंड है राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि विधि का समान संरक्षण दिया जाएगा। तो ये जो है दूसरी बात कि राइट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये हमने यूएसए से लिया है। और इसके बाद हमें अगला जो फंडामेंटल राइट, सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 14, जो हमें स्टेट के अगेंस्ट हमें अवेलेबल है कि राज्य कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा कि वो जाति, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हमारे में कोई भी निशन नहीं किया जाएगा। तो ये हमें कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, कि हमें समानता का अधिकार है। अगला जो राइट है वो है हमें आर्टिकल 15 में प्रोवाइड है, वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन आधारों पर हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है राज्य के द्वारा। और इसका जो सेकंड क्लोज है वो कहता है कि हमें इन आधारों पर, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हमें किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। और हमें घाट या फिर जो कुएं होते हैं और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको यूज़ करने से भी नहीं रोका जा सकता है। तीसरा जो है वो है आर्टिकल 16 में प्रोवाइड है, जिसमें है ये कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लोक नियोजन है उसके विषय में हमें समान समता दी गई है। अब इसमें पहला क्लोज इसमें ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए और सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के मामले में। और दूसरे उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर इनएलिजिबल नहीं किया जाएगा। किससे? जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है या पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है उससे। इसमें आर्टिकल 16 जो है उसमें ये भी बात आती है कि वुमेन्स के लिए और चाइल्ड के लिए जो स्टेट है वो एक्स्ट्रा प्रोविजंस बना सकेगा, उन्हें प्रिविलेजेस दे सकेगा।
अब आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छूत का जो चलन हमारे देश में पहले रहा है उसको बंद करता है, उसको प्रतिषिद्ध कर देता है। तो इसमें कहा गया है कि प्रतिषिद्धता यानी अनटचेबिलिटी जो है अस्पृश्यता उसको निषिद्ध किया जाता है, उसे प्रोहिबिट किया जाता है, और अगर कोई भी व्यक्ति इसे करेगा तो वो अपराध माना जाएगा और वो दंडनीय होगा। अब आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, कि कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं ले सकता है एक्सेप्ट किस चीज़ में, राज्य की या तो मिलिट्री में हो, मिलिट्री से कोई उपाधि मिले, या फिर एजुकेशन से कोई उपाधि मिले, इनके अलावा वो कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। दूसरा ये कि जो इंडियन सिटीजन है, जो भारत का नागरिक है, वो किसी भी विदेश किसी भी बाहर के देश से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। जैसे कि अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत नॉलेज अच्छी है एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं अगर कोई कंट्री मुझे टाइटल दे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्पीकर का टाइटल दे, तो मैं उस टाइटल को नहीं ले सकता हूँ। अब अगला जो राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, यानी कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें भी कई राइट्स हमें प्रोवाइड हैं। ये है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक इसमें कवर हो जाते हैं। तो आर्टिकल 92 है वो अपने आप में बहुत बड़ा राइट है, अधिकार है। इसमें कई सारी बातें कही गई हैं। तो पहले तो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपको बोलने का अधिकार है, पर इसमें भी रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि अगर आप स्टेट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, या आप ऐसे वर्ड्स नहीं बोल सकते हैं जो रिलीजन्स में के बीच में नफ़रत पैदा करें या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ हमें भड़काए। और इसके अलावा सेकंड जो राइट हमें इसमें दिया है आर्टिकल 19 में, वो कहता है कि हम पीसफुल असेंबली कंडक्ट कर सकते हैं। थर्ड जो राइट है वो है कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं। कि अगर हम, जैसे आपने देखा होगा ट्रेड यूनियन आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपने लेबर लॉ पढ़ लिया है, तो ट्रेड यूनियन का मतलब है कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं। इसका भी हमें राइट प्रोवाइडेड है। इसके बाद अगला जो राइट है आर्टिकल 19 में ही, वो है कि हमें राइट टू लिव इन इंडिया, कि हम इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं। और अगला है इसी में कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू इंडिया, कि हम इंडिया के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता है इंडिया में आने जाने से, और अगर कोई रोकता है तो यह दंडनीय है। और अगर कोई रोकता भी है तो आपको उसे कह सकते हैं कि ये हमें आर्टिकल 19 जो है उसमें प्रोवाइडेड है, आप हमें नहीं रोक सकते हैं इंडिया में कहीं भी आने जाने से। बट अगर लॉ ने कोई ऐसा स्पेशल प्रोविज़न या ऐसी कोई कंडीशन लगा दी है कि आप पर्टिकुलर जगह पे नहीं जा सकते हैं, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि आप मिलिट्री के जो बेस है वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, वो सीक्रेट एरियाज़ होते हैं। अब अगला और जो लास्ट राइट है आर्टिकल 19 में, वो ये है कि आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं इंडिया में। इसके बाद आर्टिकल जो 20 है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा राइट है। आर्टिकल 20 में बात की गई है, पहला क्लोज उसका कहता है कि आपको किसी भी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जो अपराध है ही नहीं। सेकंड क्लोज कहता है डबल जियोपार्डी, कि आपको एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। और जो तीसरा राइट है आर्टिकल 20 में, वो ये है थर्ड क्लोज में, कि किसी भी व्यक्ति को जो एक्यूज़ है उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कंपेल, यानी कि हम उसे मजबूर नहीं कर सकते हैं और बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे। अब जो अगला राइट है वो है आर्टिकल 21 में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट राइट है। उसमें खासियत ये है कि बाकी सारे राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं या उन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, पर आर्टिकल 21 जो है वो ऐसा राइट है कि उसमें कभी भी ना तो कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं और ना ही उसको सस्पेंड किया जा सकता है, इवन नॉट इन द इमरजेंसी, कि अगर इमरजेंसी भी लगी हुई है तो भी आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो क्या है वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, वो है खड़क सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इसमें ये कहा गया था कि जीने के अधिकार से मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उसमें जीना ही आए कि हम जानवरों की तरह जिए, नहीं, हमें डिग्निटी के साथ एक
रेस्पेक्टफुल लाइफ जीने का अधिकार है। तो इसमें जो आर्टिकल 21 है वो अपने आप में इतना बड़ा राइट है कि इसके लिए अगर हम इसको पूरा एक्सप्लेन करने लग जाए तो हमें एक अलग से लेक्चर इसके लिए लेना पड़ेगा, जो हम आपको बाद में भी बताएंगे। पर अभी ये है कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कि राइट टू वाटर, कि हमें पानी पीने का अधिकार है। राइट टू गेट फूड, हमें खाना पाने का अधिकार है। राइट टू गेट क्लोथ्स, राइट टू गेट इंटरनेट, राइट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, और भी इसमें अन्य अधिकार शामिल हैं। तो ये सारे अधिकार इसमें शामिल हैं। जो है वो आर्टिकल 21A है, जो बात करता है राइट टू एजुकेशन। इसको अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 86 अमेंडमेंट से आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट राइट है चिल्ड्रंस के लिए। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। अब जो अगला जो राइट है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। अब इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 22, ये भी वैसे बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तारी में नहीं रखा जा सकता है बिना मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष पेश किए हुए। यानी कि अगर उन्होंने आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया है तब तो वो आपको रख सकते हैं कस्टडी में, और अगर उन्होंने आपको 24 घंटे से पहले किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है तो वहाँ पर आपका अधिकार हो जाता है कि वो आपको कस्टडी में नहीं रख सकते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये इलीगल है और आप यहाँ पर हैबियस कॉर्पस की जो रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो आपको कारण बताया जाएगा। आपके पास अधिकार है इसके अंतर्गत, आर्टिकल 22 के अंतर्गत, राइट टू नो द रीज़न ऑफ अरेस्ट, कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये भी आपको वहाँ पर बताया जाएगा। अब इसके बाद अगले जो राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के खिलाफ हमें अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 23 बात करता है कि इसमें कहा गया है कि कोई भी बंधुआ मजदूर नहीं रखा जाएगा। यानी अभी पहले क्या था, बंधुआ मजदूर रखे जाते थे जैसे आप जानते होंगे, पर जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आया तब से जो बंधुआ मजदूरी है, स्लेव, उसे बंद कर दिया गया है। और इसमें रोक भी लगा दी गई है मानव के दुर्व्यापार को, यानी कि इंसान को या इंसान के पार्ट्स को हम नहीं बेच सकते हैं। इससे पहले क्या होता था कि इंसान का भी व्यापार किया जाता था, उसके खरीद फरोख्त की जाती थी, पर इस आर्टिकल के अंतर्गत उस पर भी रोक लगा दी गई है। अब अगला जो है वो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। तो इसमें ये कहता है कि 14 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज और जो हजार्डस वर्क हैं उनमें शामिल नहीं किया जाएगा, उनमें उनसे वर्क नहीं कराया जाएगा। अगला जो राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो सेकुलर है, यहाँ हर पर्सन को अपने अकॉर्डिंग अपना रिलीजन चुनने का अधिकार है, और उसको प्रचार करने का और उसको मानने का, उसके धर्म के जो कार्य हैं उनमें शामिल होने का अधिकार है। तो ये सब राइट्स इसमें कवर हो जाते हैं। इसमें जो पहला राइट है वो आर्टिकल 25 में गिवन है, जिसके अकॉर्डिंग कि आप कोई भी धर्म से फॉलो कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। आर्टिकल 26 हमें राइट प्रोवाइड कराता है कि जो धार्मिक कार्य हैं उनमें प्रबंधन की स्वतंत्रता, कि हम जो रिलीजियस वर्क हैं उनमें हम अरेंजमेंट करा सकते हैं और उनमें मैनेज कर सकते हैं। इसमें कई चीज़ें हैं कि आप कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और आप ऐसे वर्क्स को मैनेज कर सकते हैं जो कि रिलीजियस हैं। इसके अलावा उनके नाम से संपत्ति भी रखी जा सकती है जो धार्मिक संपत्ति है। हाँ, और अगला जो राइट है वो हमें आर्टिकल 27 में प्रोवाइडेड है कि अगर आप कोई ऐसा धार्मिक उसमें जैसे आप चंदा देते हैं तो उस पर कोई कर यानी कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वो टैक्स फ्री होगा जो आप धार्मिक कार्य में कोई चंदा देंगे। और अगला जो है राइट वो आर्टिकल 28 में गिवन है कि अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं तो वहाँ पर रिलीजियस जो सेरेमनीज़ हैं या फिर रिलीजियस जो एजुकेशन है उसके बारे में। इसमें पहला क्लोज कहता है कि जो भी गवर्नमेंटल स्कूल हैं या जो गवर्नमेंट एड के स्कूल हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी
इसमें सेकंड क्लॉज कहता है कि अगर कोई ऐसे स्कूल हैं या कॉलेज हैं, धार्मिक संस्थान है जो कि किसी ट्रस्ट के अधीन बना है और वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दिया जाना ज़रूरी है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा ये है कि कोई भी जो स्कूल है जो कि गवर्नमेंट एड है या गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर किसी भी बच्चे को किसी भी रिलीजियस वर्शिप है यानी कि धार्मिक पूजा है, उपासना है, उसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा तब तक जब तक कि वो अपनी कंसेंट नहीं दे देता है। अब अगला जो राइट है, फिफ्थ राइट, वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं हमारे, वो इस फिफ्थ पार्ट में हैं। इसमें आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, की जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को बचाने के लिए, उनके हितों का संरक्षण करने के लिए ये बताया गया है। इसमें पहला कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरीके से माइनॉरिटी में आता है, चाहे वो लैंग्वेज से हो, चाहे वो स्क्रिप्ट से हो या चाहे वो कल्चर से हो, उसे राइट होगा, अधिकार होगा अपने जो ऐसी चीज़ें हैं जो उसका अधिकार है उसे बचाने का, यानी कि जो उसकी भाषा है, उसकी लिपि है या उसकी संस्कृति, उसे बचाने का उसे अधिकार होगा और ऐसा बोलने का, ऐसा करने का उसे अधिकार होगा। क्लोज टू कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यानी जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें एडमिशन देने के लिए सिर्फ इस बात पे मना नहीं किया जाएगा या डिप्राइव नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा, किस बेस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट और उसके लैंग्वेज या किसी भी दूसरे कारण से उसे डिप्राइव नहीं किया जाएगा। और अगला जो राइट है वो आर्टिकल 30 में है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, की जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकेंगे। इसमें कहा है कि कोई जो माइनॉरिटीज़ हैं वो चाहे वो रिलीजन पे हो, चाहे वो लैंग्वेज पे हो, उन्हें अधिकार है अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का। और दूसरी चीज़ कि जो कोई भी जो स्टेट है यानी जो राज्य है, वो ऐसे जो शैक्षणिक संस्थान हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए बनाए गए हैं उनमें कोई भी पक्षपात नहीं करेगा उन्हें गवर्नमेंटल एड देने में। अब अगला और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वॉयलेशन हो रहा है तो हम संवैधानिक संरक्षण ले सकते हैं, हम रेमेडी ले सकते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है हमें। तो जो आर्टिकल 32 है उसे आप नोट कर लीजिए, इसे हार्ट या सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसे हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसकी आत्मा भी कहा जाता है आर्टिकल 32 को। तो इसमें क्या बताया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के राइट्स जो हैं वो इन्फ्रिंज हुए हैं तो उसे राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट मूव ऑन कर सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, पहले क्लोज में ये बताया है। और आर्टिकल 32 के सेकंड क्लोज में है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, पेटिशन फाइल कर सकता है, किन चीज़ों के लिए, जो रिट्स हैं उनके लिए। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ 5 ही रिटों का अधिकार है, जो कि हैबेस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सोरेरी, क्यो वारंटो, सिर्फ इन्हीं रिट्स का उसके पास अधिकार है। और लास्ट क्लोज जो है वो कहता है कि ये अधिकार जो है, ये राइट जो है, वो गारंटी लेता है कि हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारे राइट्स हैं, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा। तो ये हैं फंडामेंटल राइट्स जो कि हर इंसान के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसे सरवाइव करना है और उसे अपनी लाइफ को और बेटर बनाना है तो उन्हें इन फंडामेंटल राइट्स का जानना ही होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कई जगह पर हमारे राइट्स भी इन्फ्रिंज हो जाते हैं पर हम जानते ही नहीं हैं। पर अगर हमें इन अधिकारों का पता हो तो हमारे अधिकारों को कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है, कोई वॉयलेट नहीं कर सकता है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात मैं इससे कहना चाहूँगा फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, कि पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, मौलिक अधिकार, पर अब 6 हैं। जो 7वां फंडामेंटल राइट था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार, पर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया है, क्योंकि ये आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। क्योंकि ऐसे में तो
पब्लिक वेलफेयर के लिए मान लीजिए कोई ज़मीन सरकार को ही चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन सरकार को नहीं देता, इसीलिए इस राइट को फंडामेंटल राइट से हटाया गया और इसे आर्टिकल 300A में डाला गया। पहले राइट था आर्टिकल 31 में। तो आई होप कि आपको फंडामेंटल राइट समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।